नमस्कार, फॉलो अप के इस लाइव में आपका स्वागत है। मैं संजय रंजन हूं और मेरे साथ मनोज पांडे और सनी शरद भी हैं। आज जिस मुद्दे पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उसको लेकर के पूरे राज्य की निगाहें थी उस विधेयक पर जो आज झारखंड विधानसभा से पारित कर दिया गया। वो विधेयक की कॉपी जो है आप देखिए सामने, इस पे लिखा हुआ है झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023। इसको लेकर के पिछले 2-3 दिनों से पूरे राज्य भर में अलग अलग तरीके से इसका व्याख्या किया जा रहा था, लेकिन आज सजा के बिंदुओं में कुछ बदलाव के साथ इसे पारित कर दिया गया। हम लोग आगे जो लाइव सेशन में जो लोग जुड़ेंगे वो ये समझ पाएंगे कि आखिर आज क्या कुछ हुआ और जो सवाल था और जो लोगों के मन, जो विधायकों का जो सवाल था उसको किस तरीके से सदन ने सुना और उस पर क्या हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसको लेकर के किस तरीके से अड़े रहे। मुख्यमंत्री ये क्यों चाह रहे थे कि विधेयक जो है इसी सत्र में, मानसून सत्र में ही जो है पारित हो जाए। हमारे साथ मनोज पांडे हैं। पांडे जी, इसको लेकर के जो एक सवाल चल रहा था कि अगर ये विधेयक कानून का रूप ले लेता है, जैसा कि आज सदन से पारित हो गया और अब सिर्फ राज्यपाल का हस्ताक्षर होना बाकी है, अगर वहाँ से सब कुछ सही रहा तो ये कानून का शक्ल ले लेगा। इससे क्या सीधे तौर पे आप देख रहे हैं कि छात्रों को नुकसान होने जा रहा है? देखिए, जो सज़ा कम की गई है तो अब अवेलेबल सेक्शन में आ गया। ये एक राहत की खबर है कि अरेस्टिंग भले ही हो जाए लेकिन उनको बेल मिल जाएगा। तो इसमें लेकिन कई ऐसे बिंदु हैं जिसको सरकार ने सदन में क्लियर नहीं किया। दूसरी बात यह है कि ये एक तरीके से कॉपी पेस्ट है। कई जगह आप देखिएगा विधेयक के जगह अध्यादेश लिखा हुआ है उसी विधेयक में। नहीं, एक जगह था जिसको लेकर के विधायक विनोद सिंह ने एक बात भी कही जिसपे कुछ लोग हंसने भी लगे और उन्होंने कहा कि नकल रोकने के लिए जो ये विधेयक बनाया गया है वो भी नकल से ही बना है। उसमें अध्यादेश लिखा हुआ था विधेयक की जगह पे, उस पे उन्होंने बोला कि भाई इसको जो है आप संशोधन कर लें। हाँ, तो इसके अलावा आप देखिए कि इसका मतलब है कि सरकार ने पूरी तैयारी करके ये विधेयक नहीं लाई। सरकार को लग रहा है चूंकि राज्य में जल्दी से जल्दी हमको परीक्षाएं आयोजित करनी है और उसको लेकर कोई बवेला ना हो, और एजेंसी पे भी नकेल रहे। सत्ता पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के या मनोनीत विधायक, सभी का यही मंशा है कि राज्य में एक ऐसा कानून अवश्य बनना चाहिए और इतना सख्त कानून बनना चाहिए कि कोई भी अनफेयर मीन्स का प्रयोग करके परीक्षा पास ना करे। ना तो कोई क्वेश्चन पेपर लीक कर पाए और ना ही कोई बच्चा कोई तकनीक का इस्तेमाल करके या कोई तरीका इस्तेमाल करके परीक्षा पास कर जाए। इसमें सब कोई सहमत है। लेकिन अगर आधा दर्जन विधायक इसको मान लीजिए कि संशोधन की मांग कर रहे थे, प्रवर समिति में भेजने की मांग कर रहे थे, उनके सवालों के भी जहन में आना चाहिए। जो उनके जहन में सवाल हैं उनको भी एड्रेस करना चाहिए कि कहाँ इस विधेयक का दुरुपयोग किया जा सकता है। क्या केस के आईओ इतने होंगे, थानेदार होंगे? शिल्पी नेहा तिर्की हैं, मांडर से चुनाव जीत करके आई हैं और इनसे मेरा सवाल है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है फॉलो अप की इस लाइव में। शिल्पी जी, जोहार जोहार। जोहार। ये जो विधेयक को लेकर के जो बाहर में जो चीज़ें जो हो रही है, जो चर्चा चल रही है, और आज आजसू के छात्र संघ ने इसको लेकर के पुतला दहन भी किया है और कई सारे युवा जो हमेशा से एक्टिव रहते हैं वो सोशल मीडिया पे भी वो लिख रहे हैं कि ये काला कानून की तरह है। तो क्या ये छात्रों का भला होगा या फिर जो संशोधन लाए थे जो विधायक, खास करके भाजपा के, जिस तरीके से उन्होंने सदन में अपनी बात रखते हुए कहा कि इससे जो है एक डर का माहौल बनेगा, आप कैसे देखती हैं इसको? संजय जी, पहले तो मैं ये समझना चाहती हूँ, जो लोग इसे काला कानून बोल रहे हैं उनसे यही समझना चाहती हूँ
क्या वो चाहते हैं कि एग्जाम्स इस तरह से जो पेपर लीकेज होते हैं वो होते रहे, जो इस तरह से उसके कारण जो एग्जाम्स कैंसिल होते हैं वो होते रहे? देखिए, ये कानून को तो मुझे लगता है सरकार को, चाहे किसी की भी सरकार पहले भी रही हो, इस कानून को झारखंड राज्य में बहुत पहले ही लाना चाहिए था। आज ये सब कानून नहीं होने के कारण कई बार एग्जाम पेपर लीकेज हुए, आशंकाएं हुई, एग्जाम्स रद्द हुए, और आज यही कारण है कि अगर मेरे आंकड़े सही हैं तो 16 ऐसे आपके जेपीएससी की परीक्षा है जिसमें आज भी सीबीआई का जांच चल रहा है। और ऐसे तमाम चीजों को फ्यूचर में रोकने के लिए एक कानून लाना जरूरी था। तो इसे काला कानून क्यों कहा जा रहा है, पहली बात ये मेरे समझ से परे है, क्योंकि ये तो छात्रों के हित के, विशेष रूप से उन छात्रों के लिए जो कि मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और सबसे ज्यादा वो निराश होते हैं जब पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है कुछ 2-3 लोगों के कारण, और अब उनका जो फ्यूचर है वो पूरा बर्बाद हो चुका है। तो मुझे लगता है वैसे बच्चों के तो जरूर हित में है, वैसे छात्रों के हित में है, मगर हाँ, जो उंगलियां टेढ़ा करके जो घी निकालने का हमेशा प्रयास करते हैं, अब उनके लिए तो कहीं से भी दाल गलने वाली है नहीं, क्योंकि ये कानून सही में बहुत कड़ी है। और जो भाजपा विरोध कर रहा है, मुझे उसका भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि उन्हीं के राज्यों में, चाहे भाजपा शासित राज्य, चाहे आपका गुजरात हो या यूपी हो, वहां पे यही अधिनियम, वहां पे वही बिल लागू किया गया है, वहां पे एक्ट बन गया है ये। तो फिर दिक्कत क्यों है झारखंड में, विशेष रूप से दिक्कत क्यों इन लोगों का समझ? क्या इसे एक पॉलिटिकल रूप देने के लिए केवल इसको मुद्दा की तरह बनाया जा रहा है, लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है इसके लिए? क्योंकि अब ऐसे चीजों के लिए अगर कानून बनाया जा रहा है तो आपको सभी तरफ से अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स करना होगा। और आप विधेयक को अगर क्लोजली देखेंगे तो इसमें केवल छात्रों को के लिए नहीं, जो एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कराएगी, जो प्रिंटिंग प्रेस रहेगा, जो पेपर ट्रांसपोर्टेशन करेगा, जो आपका अधिकारी रहेंगे, जो इसमें चाहे एग्जाम पेपर बना रहे हो या वहां पे सेंटर में रहेंगे, उन सभी को अकाउंटेबिलिटी में लिया गया है, उन सभी के भी ऊपर कार्रवाई होगा। तो और अगर जो देखिए, वही बात है ना, देने वाला भी गलत है और लेने वाला भी गलत है। अगर कोई बेच रहा है तो देयर इज अ सप्लाई, डिमांड है तो सप्लाई भी है। तो अगर कोई चीज गलत है, कोई चीज अवैध है, तो उसका डिमांड भी गलत है, उसका सप्लाई भी गलत है। तो बेचने वाले को भी सजा होनी चाहिए और खरीदने वाले को भी सजा होना चाहिए। आप जो बोल रही हैं शिल्पी जी, ये जो भाजपा के विधायक हों या फिर भाकपा माले के विधायक या आजसू के विधायक, इन लोग भी सरकार की मंशा पे सवाल नहीं उठा रहे थे। कुछ जो आपत्तियां थी, और ये आपत्ति अगर विधायकों के सवालों को अगर दरकिनार भी किया जाए तो बाहर के जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनको ये लग रहा है कि अब अगर कोई नियमावली पे भी अगर सवाल उठाते हैं, अगर परीक्षा में कुछ गड़बड़ियां होती है उसको लेकर के भी सोशल मीडिया पे या फिर बाहर में प्रदर्शन या कुछ करते हैं, तब भी जो है इस कानून के तहत उन पे मामले दर्ज हो जाएंगे, चूंकि अब तो सीधा एफआईआर होना है और बिना जांच की गिरफ्तारी भी हो जाएगी। देखिए, इन सब ये जो एग्जाम्स होता है, और विशेष रूप से इस विधेयक को जब मैं अध्ययन कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि सरकार को सही मायने में एटलीस्ट ये तो पता है कि कहाँ से पेपर लीकेज होता है। चाहे वो आपका मान के चलिए जो OMR होता है, OMR में जो सर्कल्स बनाए जाते हैं, उस वक्त भी बहुत लोग ऐसे करते हैं कि उसको पेंसिल से करते हैं और बाद में एजेंसी उसको सुधार के फिर पेन से कर देती है, ब्लैक पेन से। तो ऐसे तमाम चीजें बहुत बार ट्रांसपोर्टेशन में भी होते हैं, बहुत बार क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है तो इलेक्ट्रॉनिकली होता है। उन तमाम चीजों को यहाँ पे सरकार ने रखा है। और देखिए, बहुत बार भ्रामक रूप से भी चीजों को एक तरीके से एक प्रोपागेंडा फैलाने का भी काम किया जाता है, ताकि एक न्यूज फैल जाए कि हाँ पेपर लीकेज हो गया। शायद हुआ नहीं होगा, मगर पेपर लीकेज हो गया। मैं उदाहरण के स्वरूप आपको दे रही हूँ। और फिर कुछ अफरा तफरी में ऐसा हो जाता है कि एग्जाम कैंसिल करना पड़े। तो वही भ्रामक चीजों को भी अब, क्योंकि व्हाट्सएप का जमाना है, किस तरह से आग की तरह गलत न्यूज भी फैलता है वो हम जानते हैं। मणिपुर में जो देख रहे हैं हम लोग हिंसा, हरियाणा में जो हिंसा देख रहे हैं,
तमाम चीजों को लेके इस तरह से इसे स्वरूप दिया गया है। और साथ ही साथ मुझे एक बात अच्छी लगी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको भी कहा कि देखिए कानून हम लोग ला रहे हैं, कानून कड़ी है और कुछ चीजों में हम लोगों को इस राज्य में कड़ाई करना पड़ेगा, मगर अगर जरूरत पड़ता है आने वाले समय में, अगर हमें लगता है कि ये कानून किसी भी रूप से निर्दोष लोगों को प्रभावित कर रहा है तो हम लोग इसमें बदलावट लाने के लिए तैयार हैं। तो इफ ही मतलब अगर वो तैयार है इस चीज को करने के लिए, वो अगर कुछ प्रभाव करता है गलत तरीके से, इस विधेयक का गलत प्रभाव आता है झारखंड में, तो संशोधन लाने के लिए तैयार है, तो मुझे लगता है देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑल्सो। नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री जब यह सदन में बोल रहे थे कि अगर कुछ बदलाव की जरूरत पड़ेगी तो आगे वो संशोधन के साथ वो ले आएंगे इस विधेयक को, लेकिन शिल्पी जी आपको मालूम है इसी सरकार में, हेमंत सोरेन की सरकार में, जो जेपीएससी का जो रिजल्ट आया, एक ही क्रमांक के और आसपास के बच्चों का जो है रिजल्ट निकल गया, एक ही कमरे से ज़्यादातर रिजल्ट आया। उस समय जेपीएससी ये नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा था कि गलतियां हुई है, त्रुटियां हुई है। सरकार के लोग भी जो है इसके खिलाफ में नहीं थे, छात्र सड़क पे उतरे, मीडिया में खबरें चली, एक बड़ा आंदोलन हुआ, तब जाकर के जो है चीज़ें सुधरी। तो अगर ये जो अमित मंडल जब बोल रहे थे अपनी बात रख रहे थे सदन के अंदर, तो उन्होंने कहा कि अगर ये जो चीज़ें उस दौरान घटी, अगर ये कानून तब होता जो आज विधानसभा से पारित हुआ है, तब छात्रों के ऊपर, कई छात्रों का जीवन बर्बाद हो जाता, केस हो जाता, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कोई एजेंसी ये एक्सेप्ट नहीं करता है ना कि गलतियां हुई है, सरकार भी तुरंत तो मानती नहीं है। आप सही बोल रहे हैं संजय जी, मगर आप ये भी मानिए अगर उस समय ये कानून होता था और जैसे ये बात सामने आई तो फिर जिस एजेंसी ने एग्जाम कंडक्ट कराया था उस समय उस एजेंसी पे भी कार्रवाई होती थी। तो इस कानून का जरूरत तो है ही। और देखिए हम लोग केवल इसको अकाउंटेबिलिटी सेट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा विश्वास है कि सरकार इतना बड़ा नियुक्ति लाने वाला है आने वाले समय में, और आज जिस तरह से इतिहास रहा है झारखंड में कि किस तरह से नियुक्तियों को रोका गया है, लोग हाई कोर्ट गए हैं, ये नियुक्ति को भी रोकने के लिए पुरजोर कोशिश की जाएगी। और हमारी सरकार जिसने वादा किया है नौकरी देने का, नियुक्ति देने का, वो पूरा कोशिश करेगी कि अपने तरफ से अकाउंटेबिलिटी सेट रखे ताकि कहीं से भी कोई चूक ना हो नियुक्ति देने में। तो सरकार भी अगर फूंक के कदम रख रही है, क्योंकि इतिहास हमारा वैसा रहा है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। एक सीधा सवाल है शिल्पी जी, और ये सवाल आपसे है और आप सीधे जो दर्शक देख रहे हैं या फिर बाद में देखेंगे उनको आप जवाब दीजिए कि क्या कोई भी गलती दिखने पे या फिर छात्रों को, युवाओं को अगर ये लगता है कि कुछ गलत हो रहा है उनके साथ, किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया में कोई नियमावली में कुछ गलती हो रही है एजेंसियों के द्वारा या फिर जो एग्ज़ाम कराते हैं उनके द्वारा, उन संस्थानों के द्वारा, तब छात्र विरोध करेंगे सोशल मीडिया या फिर ग्राउंड पे, तो उनको दिक्कत नहीं होगी? आप एश्योर करेंगे या फिर वो इस डर से, इस कानून के डर से वो चुपचाप घर में बैठ जाएं, जो हो रहा है होने दो, सरकार खुद से तय करेगी कि सही क्या है गलत क्या है? देखिए संजय जी, मैं भाजपा सरकार के बारे में तो नहीं कह सकती हूँ, मगर हमारे सरकार में तानाशाही कभी मैंने नहीं देखा है। हमारे यहाँ पे इतना सारा आंदोलन हुआ, हाल फिलहाल में हम लोगों ने देखा जिस तरह से जो भाषा आंदोलन भी हो रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आवाज घेरा गया, कई सारी चीजें हुई, मगर हम लोगों ने तानाशाही का रूप नहीं अपनाया। माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में भी बहुत अनाप शनाप कहे गए, मगर ऐसा किसी के ऊपर उसके लिए केस नहीं किया गया। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार वैसी सरकार है जो कि मतलब अगर छात्रों के साथ भी गलत हो रहा है या छात्र अगर उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो उसको दबाने का कोशिश करेगी। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, मगर हाँ वैसे कुछ तत्व जरूर है हमारे झारखंड में, हमारे राज्य में, जो कि एक माहौल बनाने का प्रयास करते हैं, इन नियुक्तियों को रोकने का काम करते हैं। उनके लिए कड़ाई सरकार जरूर करेगी, ताकि जैसे मैंने शुरुआती में कहा, जो वैसे छात्र हैं जो पूरे इच्छा से पढ़ाई करते हैं, मौके का, समय का इंतजार करते हैं कि परीक्षा होगा तो अपना किस्मत आजमाएंगे, वैसे लोगों को संरक्षण देने के लिए ये लाया गया है बिल। शिल्पी जी, सनी बोल रहा हूँ। आप जरूर इस जो ये विधेयक है इसका अध्ययन की होंगी। इसमें जो विषय सूची नंबर 11 है
और उसका 2 उपखंड है, उसमें जिन बातों का जिक्र किया है, ज़्यादातर जो विरोध कर रहे हैं वो वही इसी का कर रहे हैं। इसमें लिखा है कि परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पत्रों एवं उत्तर पत्रकों के संबंध में झूठी, भ्रामक एवं मिथ्या सूचना देने तथा शिकायतों को प्रसारित एवं प्रकाशित करने वाले प्रबंध तंत्र, संस्था व व्यक्ति अपराध का दोषी समझा जाएगा एवं स्वयं के विरुद्ध अभियोग मुकदमा चलाए जाने के लिए उत्तरदायी होगा। मतलब कि अगर कोई परीक्षा देकर आया और वह बोल रहा है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है तो उस पर मामला दर्ज हो जाएगा। इसका मतलब जो निकाला जा रहा है वही हो रहा है। आप समझिए कि आज विधानसभा से ये विधेयक पास हुआ, इससे ठीक एक दिन पहले जेएसएससी से एक आवश्यक सूचना जारी करके बताया गया कि 2021 में जो जेईई की परीक्षा हुई थी उसमें जो एजेंसी परीक्षा ली थी वही क्वेश्चन लीक की थी और इसलिए इस एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड किया गया। इसी सूचना में यह भी सूचना दी गई है कि ये जो कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया गया है यह इसी आधार पर किया गया कि जो परीक्षार्थी हैं उन्होंने शिकायत किया था, शिकायत करने के बाद मामला दर्ज हुआ था और उसके बाद रांची पुलिस जब मामले की इन्वेस्टिगेशन की तब पता चला कि इसके डायरेक्टर ही इसमें संलिप्त थे क्वेश्चन पेपर बेचने में। आप समझिए, आपको अगर ये मामला याद होगा तो करीब 2-3 महीने तक लगातार छात्र विरोध प्रदर्शन करते रहे थे इसके विरोध में। आपके जो सत्ता के जो लोग हैं, सत्ता में शामिल पार्टी के लोग, वे लोग बोल रहे थे कि ये भाजपा के लोग हैं और यही लोग इसलिए विरोध प्रदर्शन करते हैं। और लेकिन जब जांच हुई और ये मामला निकल के सामने आया तब पता चला कि सचमुच में ये एजेंसी के मालिक इसमें संलिप्त थे। तो सवाल वही है कि क्या उसके विरोध में बोलना ही गुनाह हो जाएगा और उसके बाद जेल हो जाएगा। और आपने जो 16 जेपीएससी परीक्षाओं में सीबीआई जांच की बात कही, वो सीबीआई जांच इसलिए हुआ क्योंकि उसके विरोध में छात्र खुलकर बोले, सड़क पर सैकड़ों आंदोलन हुए और उसके बाद ही वो मामला सीबीआई तक जांच में गया। तो लोग जब गलत को गलत नहीं बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। जो आप धारा 11 में जो आप हमको वो बता रहे हैं उपधारा 2 के बारे में, ठीक है, आप उसको सनी जी आप उपधारा 1 भी देखिए। इसमें जो एजेंसी है और जो भी आपके प्रिंटिंग प्रेस के लोग रहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, उन सभी को भी इसमें उत्तरदायित्व दिया गया, भागीदारी तो उसका तो विरोध है नहीं। पहले आप उसको गलत मानिएगा तब ना। वो तो 1 मिनट मैंने आपका सवाल सुना है, मैं आऊंगी उसमें। मैं उपधारा 2 में मेरा ये कहने का मतलब है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स है इसमें अकाउंटेबिलिटी सेट किया जा रहा है। मैं अपने तरफ से ये कह रही हूँ कि मैं जितना अपनी सरकार को समझती हूँ और जानती हूँ, मुझे मालूम है कि ये सरकार संवेदनशील है और इस तरह से नहीं करेगी कि जो बिल्कुल ही गुनहगार है, जो निर्दोष है, उसको जबरदस्ती इस विधेयक से दबाने का प्रयास करेगी। ऐसी हमारी महागठबंधन की सरकार नहीं है। मगर उन लोगों को, जो 2-3 लोग होते हैं जो संगठनिक रूप से भी ये सब चीजों को करते हैं, उनको दंडित करना जरूरी है। इसीलिए इस उपधारा को 2 को लाया गया है। ठीक है, देखिए आप किसी की मंशा पर मतलब सवाल खड़े करते हुए ये कह रही हैं, लेकिन अगर जो गलत है वो चाहे कोई भी व्यक्ति बोले, वो आपके घर का व्यक्ति बोले, बाहर का व्यक्ति बोले, दूसरी पार्टी का बोले, अगर गलत को गलत बोल रहा है तब तो वो सही है ना। गलत को अगर गलत बोल रहे हैं तो सही है, मगर इसमें उपधारा में ये भी कहा है कि पत्रकों के संबंध में झूठी, भ्रामक एवं मध्यक सूचना देने तथा शिकायतों को, तो इसमें सही, तो इसमें तो झूठी कहा गया है ना। हाँ। इसमें सही तो नहीं कहा गया है। सरकार तो मानती नहीं है ना। तो मान लीजिए आप इस चीज को भी मानिए सनी जी, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में रह रहे हैं, अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, किस तरह से चीजें फैलती हैं, भ्रामक चीजों को किस तरह से फैलाया जाता है। मगर मुझे नहीं लगता है कि अगर गलत चीज को गलत बोलने का प्रयास करेगा इस सरकार में तो उनको किसी भी रूप से दंडित किया जाएगा। इनफैक्ट वो जांच का विषय बनेगा। शिल्पी जी, अभी जो सनी सरद आपको बता रहे थे उदाहरण देकर के जेईई वाला मसला को लेकर के, उसमें आप देखिए, दरअसल आप जो बोल रही हैं आप सही बोल रही हैं। हम लोग भी ये समझ रहे हैं कि वहाँ लिखा गया है कि मिथ्या प्रचार प्रसार, मतलब कि अगर कोई झूठ बोलता है तो। लेकिन जब शुरुआत जेईई का जब परीक्षा को लेकर के जब विवाद शुरू हुआ, जब उसका विरोध छात्र कर रहे थे, तो उस समय तो उसको झूठी माना जा रहा था ना। सरकार तो उसको सही मान नहीं रही थी। बहुत सारे आंदोलन हुए, सड़क पे लोग आए, छात्र लगातार प्रयास में थे कि इस पे जांच हो। बाद में पता चला और अब जाकर के जेएसएससी ने इसको एक्सेप्ट किया। तो शुरुआत में तो इसको झूठ ही माना जाता है ना, कि अगर कोई छात्र बोल रहा है तो झूठ बोल रहा होगा। ऐसा तो कहीं पे भी
मेंशन नहीं किया हुआ है कि अगर छात्र उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं या झूठ को या सही चीज को उजागर करने का काम करते हैं। आप बताइए इस किस जगह पे ऐसा होता होगा जहां पे आप सही को अगर सही बोलेंगे तो आपको झूठा ठहराया जाएगा। अगर तथ्यों के साथ आप सही को आपको बात को सुनी जाएगी। आप नहीं, हमारी बात को सुन ले प्लीज। अगर आप सही को सही बोलेंगे तथ्यों के साथ तो जरूर आपकी बात को सुनी जाएगी। मगर आप झूठ को आप सच बदलने का कोशिश करेंगे भ्रामक रूप से, तो फिर उसको कैसे खरीदा जाएगा? झूठ तो झूठ ही रहेगा। तो उन सभी चीजों को ही के लिए ही इस उपधारा 2 को रखा गया है। नहीं, यही एश्योरिटी चाहिए। और शिल्पी नेहा तिर्की से जो सवाल है और जो जवाब चाहिए, आप यही बोल दीजिए दर्शकों को कि अगर कुछ गलती आपको दिखती है तो आप लोग विरोध कर सकते हैं, उस पर सवाल खड़ा कर सकते हैं। और अगर आपके साथ कोई दिक्कत होता है तो आप खुद और आपकी पार्टी कांग्रेस जो है छात्रों के साथ खड़ी रहेगी। छात्रों को फिर छात्रों के मन में क्या है, सिर्फ सवाल नहीं, शंका पैदा हो रहा है और तो कुछ ऐसा है नहीं। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि एटलीस्ट आप ये छात्रों की जो शंका है उसको लेकर आप सामने आ रहे हैं। और मैं एक विधायक होने के नाते और कांग्रेस पार्टी तरफ से एक जरूर कह सकती हूँ कि अगर किसी भी रूप से, क्योंकि देखिए सही बात है अकाउंटेबिलिटी हम लोग सेट कर रहे हैं, मगर इस पूरे इकोसिस्टम में जो एग्जाम कंडक्ट कराता है या जो परीक्षार्थी होते हैं, कोई भी गलत हो सकता है। केवल छात्र नहीं, कोई भी गलत हो सकता है। तो ऐसे हालात में अगर फ्यूचर में कभी भी कोई आशंकाएं आती हैं छात्रों के तरफ से या किसी भी संगठन के तरफ से कि इन सभी चीजों में जांच कराया जाए, ये इसमें कुछ गलत हो रहा है, अगर तथ्यों के साथ ये सामने आते हैं तो हमारी पार्टी जरूर छात्रों के साथ खड़े रहेगी। इसमें कोई दो मत नहीं है। अपनी तरफ से इतना सुनिश्चित कर सकती हूँ, क्योंकि भाई जो भी है सच सच होता है और गलत गलत होता है। वो गलत कोई भी कर सकता है। शिल्पी जी, जी मेरा सवाल ये है, हम थोड़ा समय लेंगे ताकि आम दर्शक जो हैं वो समझ जाए हमारे। एक बार सरकार ने फैसला कर लिया हमको वैकेंसी लेना है, एजेंसी का चयन कर लेगी, प्रिंटिंग होगा सवाल का, क्वेश्चन पेपर आएगा ट्रांसपोर्ट होके एग्जामिनेशन सेंटर तक, वहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर 10 लाख बच्चे देते हैं तो 99 लाख से भी अधिक बच्चे, ये कोई नहीं चाहेगा कि गलत मीन्स से पास हो। अगर मान लीजिए 5% बच्चे चाहते भी हैं तो भी। अब 2-3 चीज़ शुरू होती है। कई जिलों से बच्चे आते हैं दूसरे ज़िले में एग्जामिनेशन सेंटर देने, 10 मिनट पहले एग्जामिनेशन सेंटर का गेट बंद हो जाता है या वहाँ पे रोल नंबर मिलाने में देरी हो जाती है। अगर वहाँ पे वो वहाँ के प्रस्तुत झगड़ा करेंगे कर्मचारी के, तो ये कानून उनको अधिकार देता है कि इस केस के तहत वो जेल में जा सकते हैं। दूसरा, अब जब वहाँ से एग्जामिनेशन देकर वो बाहर निकलेंगे और कहेंगे कि अमुख चीज हुआ है इस प्रश्न पत्र को लेकर और ऐसी चर्चा थी, तो उसमें भी वो जेल जा सकते हैं। तीसरा, कि अगर किसी छात्र के पास ये एविडेंस रहता भी है कि इसमें कुछ हुआ है गलत, तो वो किसी एजेंसी के पास रिपोर्ट सीधा जाके दर्ज कराएगा, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो अपनी बातों को सार्वजनिक करेगा सोशल मीडिया में, मीडिया के सामने, तो वो दोषी होगा इस कानून के तहत। तीसरा बात कि अगर जेपीएससी का आपने उदाहरण दिया, जेपीएससी में इतने आंदोलन हुए, इतनी केस हुई, लेकिन अरेस्टिंग नहीं हुई। आपको नहीं लगता कि अगर उसमें अरेस्टिंग हो जाती बच्चों की, तो जो सरकारी नौकरी पाने वाले बच्चे हैं, अगर वो जेल में कुछ समय बिता लेते तो उनका कैरेक्टर जब मार्क होता तो क्या होता? तो आज तो सारे लोग जेल में होते जिनकी आंदोलन बाद में सरकार ने कहा ठीक है भाई, ओएमआर सीट गायब था, इसी वजह से सीरियल ऑर्डर में पास हो गए। जी बोलिए। आपने तो कई सारे सवाल रख दिए हैं और मैं शुरू किस सवाल से करूं वही सोच रही हूँ। बट जो आपने कहा शुरुआती में, मुझे लगता है जो बच्चे जिला से आते हैं, आप काफी सारे हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बना रहे हैं पांडे जी, ठीक है, जो कि ठीक है, गलत नहीं है, होना भी चाहिए। मगर आप ही बतलाइए कि बहुत बार ऐसे भी होते हैं कि बच्चे वहां पे जो छात्र जाते हैं और एक तरीके से
गुंडागर्दी करते ही हैं, ऐसे कई बार हुए हैं। उन सभी केसेस को भी बाहर इस जो नीति जो इस बिल को बनाया गया है उसके लिए काफी सारे विभिन्न राज्यों के भी बिल को भी पढ़ा गया है और वहां से भी बोरो लिया गया है। तो ऐसे केसेस हुए हैं, मैं केवल झारखंड का नहीं उदाहरण दे रही हूँ, ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं जहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर में जाके अथॉरिटीज को धमकाया गया है। मैं आपको कॉलेज का एक नाम नहीं लूंगी, मैं इसके बारे में मगर आपको उदाहरण देना चाहूंगी। झारखंड में एक कॉलेज में हाल ही में इंटर का एग्जाम हुआ था और मुझे वहां के जो छात्र हैं उन्होंने मुझे बतलाया था कि वहां का एक लोकल जो प्रतिनिधि है वो आके एग्जाम अटेंड किया था और वो साथ में अपना जो असिस्टेंट बोलिए या जो एग्जाम में उसको अपीयर करने में हेल्प करा था उसको साथ में वो बैठा के बेंच पे बैठा के उसने इंटर एग्जाम्स लिखा है। और बताइए धौस देखिए, मतलब इतना डरे हुए थे वहां के प्रोफेसर कि उसको कुछ बोल भी नहीं पाए क्योंकि बाद में बाहर निकल के वो कुछ भी कर सकता था उनके साथ। तो ऐसे होते हैं। तो हाइपोथेटिकल अगर हम लोग बहुत सारे सिचुएशंस बनाएंगे तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीजों में किसी ना किसी धारों पे आप एक तरीके से अड़चन निकाल सकते हैं। बट मुझे लगता है कि जो एक्ट को यहाँ पे लाया गया है, जो बिल को लाया गया है, उसको कई सारे दूसरे राज्यों से भी उदाहरण लेके बनाया गया है। तो उन सिचुएशंस को लेते हुए से किया गया, इसीलिए इसको होना यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत की बात है। इनफैक्ट मैंने हाथ में अपने गुजरात का ही जो नियम है उसको मैं पकड़ी हुई हूँ और इसमें भी धारा जो 2 है, उपधारा 2, एक मिनट, धारा ये है आपका एक्चुअली 12 का ही उपधारा 2 है ये। इसमें साफ लिखा है, इफ एनी पर्सन ऑब्स्ट्रक्ट्स or threatens any member of the inspection team, supervisory staff, examination authority person appointed by the examination authority for performing the duty or entering the examination center, he will be punished for a term which may be extended to 3 years with a fine which shall not be less than 1 lakh rupees, blah blah blah। तो ये जो कानून लिए गए हैं कि गुजरात में भी ये चीज है। तो ऐसे अथॉरिटी को धमकाने के लिए अगर आप कहेंगे कि ऐसा होता है, अगर आप जो हाइपोथेटिकली कह रहे हैं कि ऐसा होता है, तो उसमें ये भी कहा जा सकता है कि अगर प्लान ए हो, अगर केस ए हो सकता है तो केस बी भी हो सकता है। तो हाइपोथेटिकली तो चीजों को लेके ही आप नहीं बना सकते हैं ना कानून। आप तो कानून बनाते हैं ये देख के कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, किस राज्य में क्या हुआ है और उसको कैसे टैकल किया गया है वहां पे, वैसे चीजों को लेके आप नीतियां बनाते हैं। ये नहीं कि हाइपोथेटिकली अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। दैट इज आई डोंट थिंक सो। वो एक बहुत सही अप्रोच होता है चीजों को लेने के लिए, रादर देन कि ऐसा हुआ है और उस राज्य ने इसको इस तरह से टैकल किया है। ठीक है शिल्पी नेहा तिर्की जी, आपने समय दिया, इस लाइव का हिस्सा बनी, आपका शुक्रिया। ये शिल्पी नेहा तिर्की थी। सभी लोगों को, आप तीनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। शिल्पी नेहा तिर्की थी, मांडर से विधायक हैं और लगातार जो है मुद्दों पे अपनी राय रखती हैं। ये बोल रही हैं कि जो अप्रोच दिखाया गया है सरकार की तरफ से इस विधेयक को लेकर के, वो छात्रों के हित में है और वो इसलिए है कि कदाचार मुक्त जो है एग्ज़ाम हो, किसी भी तरीके की गड़बड़ियां नहीं हो और जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं उनको किसी तरीके की परेशानी नहीं हो। हमारे साथ आजसू छात्र संघ के अध्यक्ष हैं गौतम। स्वागत है आपका फॉलोअप के इस लाइव में गौतम जी। जी जोहार सभी को। जोहार। ये आप लोग क्यों चले गए सड़क पे, क्यों उतर गए? विरोध प्रदर्शन का क्या वजह रहा? गौतम जी। जी जोहार। जोहार। इस विधेयक का विरोध करने के पीछे का क्या वजह है? देखिए हम शुरुआत से ही आजसू ये मान के चल रही थी कि ये झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक जो है ये छात्रों के हित में होगा और आने वाले भविष्य में इससे छात्रों को, जो परीक्षार्थी हैं, उनको लाभ होगा। इसको लेकर हमारे मन में कुछ संशय थे कि इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है। इसको लेकर हम लगातार इस पे नजर बनाए हुए भी थे। अब इसमें देखने को ये आ रहा है कि भाई सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही विधायक जब ये मांग करते हैं कि भाई इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है, इसके लिए आप इसको प्रवर समिति में भेज दीजिए। नहीं वो ठीक है, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? वो अगर आप पॉइंट वाइज कुछ अगर आप
अध्ययन किए हैं जिसको लेकर के आप सड़क पे हाँ, गए। मैं उसी पे आ रहा था। हाँ। कि इसमें आप देखेंगे कि किसी भी अभ्यर्थी पर सिर्फ आरोप पत्र दाखिल हो जाने से, मतलब अगर उसके खिलाफ कोई कंप्लेन हो जाती है, उस पे एफआईआर हो या ना हो, या वो सही पाया जाए या ना पाया जाए, उससे उसके भर से ही उसको सजा देने का प्रावधान किया गया है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ आज से पहले पॉक्सो एक्ट में ही किया गया था। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सरकार जिसको भी चाहे, जैसे भी चाहे, सिर्फ आवाज बुलंद करने पर या वो अपने सोशल मीडिया पे अपनी अभिव्यक्ति ये रखता है कि भाई यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, यहाँ पे कुछ अनियमितता हुई है, तो वो अभ्यर्थी जो है वो पॉक्सो एक्ट के तहत जैसे कड़ी कानून है सजा देने का, उस तरीके से उसको तुरंत से जेल भेज दिया जाएगा। बाद में ये तय होगा कि उसने वो सही लिखा है कि गलत लिखा है। तो ये तो एक तरीके से कहीं ना कहीं हमारे मौलिक अधिकार पे तो प्रहार है ही कि आप अपनी बातों को बोल भी नहीं सकते हैं। सरकार को ये करना चाहिए था कि अगर कोई आवाज उठा रहा है तो उसकी बातों की जांच हो। अगर वो लगता है कि नहीं वो गलत बोल रहा है, उसमें कोई सत्यता नहीं है, तो फिर कार्रवाई का प्रावधान करते। आपकी पार्टी के विधायक लंबोदर महतो ने भी संशोधन प्रस्ताव लाया था और उन्होंने भी कहा कि भाई इस कानून की तो जरूरत ही नहीं है, ये जो विधेयक लाया गया है इसका क्या आवश्यकता है। छात्रों के लिए काला कानून बताया उन्होंने। तो क्या ये पहले से तैयारी थी आपकी कि विधेयक पास होगा तो हम लोग सड़क पे विरोध करेंगे, या फिर आपको लग रहा है कि पूरे झारखंड में जो छात्र हैं, जो नौजवान हैं, वो इस पे नज़र बनाए हुए हैं और उनके हित की बात नहीं है इसमें? देखिए, इस चीज को हम लोग इस चीज से समझ सकते हैं कि पूर्व में यही सरकार है जो जेपीएससी की परीक्षा हुई या अन्य परीक्षा हुई तो डंके की चोट पे इनके मुखिया और इनके तमाम विधायकों ने ये कहा था कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन वो तो भला हो कि जो अभ्यर्थी थे, जो छात्र संगठन थे, वो सड़क पे उतरे। उतरने के बाद वो न्यायालय में गए, न्यायालय ने ये माना कि नहीं सही में गड़बड़ी हुई है, फिर सरकार को इसमें संशोधन करना पड़ा। तो अब बताइए कि ये विधेयक जिस तरीके से सरकार ने लाया है, कौन छात्र और कौन सा छात्र संगठन ये हिम्मत करेगा कि हम कोई गलती आंख के सामने हो रही है या हमने पकड़ लिया है कि सरकार के पदाधिकारी हो या कोई परीक्षा की एजेंसी हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके द्वारा कोई गड़बड़ी की गई है तो इस इतने कठोर प्रावधान है कि कौन व्यक्ति है, कौन अभ्यर्थी है जो ये बताएगा कि यहाँ गड़बड़ी हुई है, जबकि उसी को फंसने का डर रहेगा, उसको ही सरकार दोषी करार दे सकती है। तो ये तो शुक्रिया गौतम जी, आप जुड़े और अपना पक्ष रखे। ये गौतम सिंह जी हैं आजसू छात्र संघ के अध्यक्ष, जो ये बोल रहे थे कि ये छात्रों का हित का बात नहीं है। इससे पहले की चर्चा में हम लोग आगे बढ़ें, दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि इस विधेयक को लेकर के 6 संशोधन आया था। जिन विधायकों ने संशोधन लाया था उसमें से विनोद सिंह भाकपा माले के विधायक, अनंत ओझा जो भाजपा के विधायक हैं, लंबोदर महतो आजसू के विधायक, अमर बाउरी बीजेपी के विधायक, नवीन जायसवाल बीजेपी के विधायक और अमित मंडल ने भी इसमें संशोधन प्रस्ताव लाया था। और बाकायदा ये सारे के सारे लोग ये चाह रहे थे कि प्रवर समिति में इस विधेयक को भेजा जाए कुछ आपत्तियों के साथ। हालांकि मुख्यमंत्री जो है इस पे अड़े रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सदन के अंदर इस विधेयक पे कई सारे बातें कही है जो इस लाइव में हम लोग आपको बताएंगे। और इसी दौरान विधायक प्रदीप यादव ने, हालांकि उनका कोई संशोधन नहीं था, लेकिन सूचना के माध्यम से उन्होंने एक सुझाव दिया सरकार को कि ये जो 3 साल की जो सज़ा है एक जगह और एक जगह 7 साल की जो सज़ा है उसमें बदलाव कर देना चाहिए और 3 की जगह 1 वर्ष और 7 की जगह 3 वर्ष कर देना चाहिए। इस संशोधन को, सुझाव को माना भी गया। हालांकि इस वक्त हमारे साथ अमित मंडल हैं। हाँ अमित जी जोहार, स्वागत है आपका। अमित जी ने भी एक सुझाव संशोधन प्रस्ताव डाला था। ये विधेयक तो पारित हो गया अमित जी, सरकार बोल रही है कि भाई इससे छात्रों का ही भला होगा। अब तक जो चीज़ें पेंडिंग में चली जाती है, जिसको भुगतना पड़ता है छात्रों को, अब वो नहीं होगा। जी। और आप रॉलेट एक्ट याद कर रहे थे। देखिए, रॉलेट एक्ट मैंने इसलिए याद किया क्योंकि वो भी एक ऐसा एक्ट था जिसमें बिना ट्रायल के लोगों को जेल के अंदर घुसा दिया जाता था। इससे छात्रों का भला होगा कि नहीं भला होगा, लेकिन निश्चित तौर पर
जेएमएम का भला होगा। और जेएमएम का भला इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने नया कोषाध्यक्ष नियुक्त किया है जेपीएससी और जेएसएससी को कोष भरने के लिए। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिन में जब जेएसएससी की परीक्षा निकलेगी और उसमें धांधली उजागर होगा तो कोई हिम्मत नहीं जुटा पाएगा उन धांधलियों के विरोध बोलने का। और जो भी बोलेगा तो रोलेट एक्ट के तहत उनको जेल के अंदर घुसा दिया जाएगा बिना कोई ट्रायल का। ये सिंडिकेट को तोड़ने के लिए बिल नहीं बना है, ये अपना जो है कोष भरने के लिए बिल बना है, ये मेरा मानना है। पहले भी मैंने इस पे आर्ग्यूमेंट किया था और कहा था कि अभ्यर्थियों को किस में इंक्लूड कर दिया गया, अभ्यर्थियों की क्या गलती है। अभ्यर्थी मान लीजिए कोई टेस्ट सेंटर में जाएंगे और ओएमआर शीट में गड़बड़ी पाएंगे तो वो विरोध करेंगे, और जैसे ही वो विरोध करेंगे उस पे एफआईआर दे दिया जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा है कि ये बिल राज्य के हित में नहीं है, युवाओं के हित में नहीं, ये बिल सिर्फ जेएमएम, कांग्रेस और राजद के हित में। आप एक बात बोल रहे थे सदन में कि भाई इससे तो ये होगा कि पत्रकार भी जेल में चल जाएंगे, जो छात्र है वो भी जेल में चले जाएंगे, तो क्यों आपको ये लग रहा है? आपको याद होगा जेपीएससी का आंदोलन जब हुआ था तो यही मीडिया थी जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी जिन्होंने प्रमुखता के साथ छापा कि सीरियल वाइज जो है रिजल्ट प्रकाशित हो गया है कुछ कुछ टेस्ट सेंटर्स पे। सिर्फ प्रमुखता के साथ आपने छापा था, फॉलो अप में भी आया था, अन्य न्यूज चैनल में भी आया था और उसके आधार पे सरकार से सवाल किया गया। सरकार ने उस समय कहा कि ये भ्रामक खबर है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। अगर ये बिल उस समय एक्ट रहता तो अगर फॉलो अप के साथ ठीक सरकार का नहीं बनता और उसको ऐसा लगता कि फॉलो अप सरकार की फजीहत कर रहा है तो फॉलो अप में एफआईआर हो जाता और आपको जेल के अंदर घुसा दिया जाता। लेकिन बाद में सरकार ने माना कि हाँ ठीक है, जो सीरियल वाइज रिजल्ट आया है वो गलत हुआ हो सकता है, लेकिन नेचुरल जस्टिस के साथ हम सबको पास घोषित कर देंगे। तो सरकार कहीं ना कहीं उस समय तो बोलती है कि नहीं ये भ्रामक खबर है, लेकिन बाद में अगर वो अपनी गलती मान भी लेती है तो एफआईआर तो हो ही जाता है। और उसके बाद जो उसमें आंदोलन कर रहे हैं, जो उसका कवरेज कर रहे हैं और जो जनप्रतिनिधि सहयोग कर रहे हैं, सबको जेल के अंदर घुसाने का प्रावधान सरकार ने इस बिल के तहत किया है। उसके क्लॉज को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो 2-3 जगह क्लॉज में ये लिखा हुआ है कि यदि आप भ्रामक खबर, झूठी खबर प्रचारित करते हैं, फैलाते हैं तो आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। और झूठी खबर क्या, जो सरकार की नजर में झूठी है, सही मायने में वो झूठी है या सही है उसका निर्णय सरकार नहीं करेगी, लेकिन सरकार की नजर में अगर कोई जो खबर है वो झूठी है उस पे आपको एफआईआर डाल के आपको जेल के अंदर घुसा दिया जाएगा। अमित जी, एक जो संशोधन किया गया प्रदीप यादव के सुझाव पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी माना और सजा के बिंदुओं में जो प्रावधान था उसमें बदलाव किया गया, लेकिन एक जो सीधी गिरफ्तारी की जो बात है कि बगैर जांच की भी गिरफ्तारी होगी, उस पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अड़े रहे। हालांकि प्रदीप यादव, आप लोग तो वॉकआउट कर गए थे, लेकिन प्रदीप यादव और विनोद सिंह जैसे लोग बार बार यह बोल रहे थे कि ये जो बगैर जांच का सीधी गिरफ्तारी वाली बात है ये सही नहीं है और इसमें जो है बदलाव होना चाहिए, जांच तो होनी ही चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री अड़े रहे। अमित जी, के वॉकआउट करने का कारण था, वॉकआउट करने का कारण ये था कि हम लोग डायरेक्टली चाहते थे ये बिल प्रवर समिति में जाए और इस पे विचार विमर्श हो। खंडसा बदलाव करने से इस बिल में कोई चीज ठीक नहीं होने वाला है। 1-2 चीजें ठीक हो जाएगी, जैसा 3 साल का जो सजा था उसको 1 साल कर दिया, लेकिन इन टोटलिटी जो चीजें ठीक होनी चाहिए वो प्रवर समिति के बाद जाने पे ही ठीक होगी। लेकिन सरकार ने नहीं माना प्रवर समिति में भेजने के लिए, उन्होंने कहा कि हम खंडसा देख लेते हैं और खंडसा अगर कोई संशोधन होगा तो उस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और आपके माध्यम से दर्शकों को भी ये सवाल पूछना चाहिए सरकार से, यदि कोई अभ्यर्थी जो नॉर्मल इंसान है, जो कि एग्जाम सेंटर में सिर्फ एग्जाम देने जाता है और वहां पे उसका ऑब्जेक्शन हो जाता है किसी चीज को लेकर और वो उस पर ऑब्जेक्ट करेगा और परीक्षा कर्मी को ऐसा लगेगा कि ये ज्यादा बोल रहा है और ज्यादा सवाल जवाब कर रहा है, इसको इस एक्ट में अंदर कर लो, तो क्या उस परीक्षार्थी के पास इतना भी अधिकार नहीं है कि एफआईआर जब उसके ऊपर हो तो जो पदाधिकारी है उस एफआईआर की सत्यता जाने, और अगर एफआईआर की सत्यता जाने बिना उसकी गिरफ्तारी हो जाती है और वो सही बोल रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि सरकार उसको जेल में भी घुसा देगी तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। एक छोटा सा स्टूडेंट पे भी ये कार्रवाई हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब प्रावधानों का जो बिल में जिक्र किया गया वो गलत और खेदजनक है। ये बहुत बड़ी बातें आप बोल रहे हैं और इस पे चिंता भी करनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने, हेमंत सोरेन ने एक बात कही आखिर में
जब बार बार ये बोला जा रहा था कि इस पे जो है बदलाव होना चाहिए, तो वो बोले कि फिलहाल जो है इसको हम लोग पास करा दें और अगर कुछ रह जाता है तो आगे फिर से हम लोग लेकर के आएंगे संशोधन के साथ। उसमें देखिए ऐसा नहीं होता है, या तो बिल प्रवर समिति में जाता है या तो फिर चरणबद्ध आंदोलन में बिल को वापस लिया जाता है, वो भविष्य का बात है। और निश्चित तौर पर अगर ये बिल पास होगा और युवाओं को लग रहा है और जनप्रतिनिधियों को लग रहा है और मीडिया कर्मियों को लग रहा है कि ये बिल काला कानून है, तो एक लंबा स्ट्रगल चलेगा, स्ट्रगल के बाद बिल पास होगा, वो भविष्य की बात है। लेकिन वर्तमान में यदि ये बिल पास हो जाता है तो ये सीधे गवर्नर के पास जाएगा और गवर्नर ने इसमें कोई आपत्ति संवैधानिक स्तर पर नहीं देखी तो ये कानून बन जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अगर झूठा आश्वासन भी देती है कि इसमें भविष्य में हम कुछ जोड़ देंगे, तो ये सरकार में ये संभव नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी फिर ये संभव हो पाएगा। तो मतलब आप लोग स्ट्रगल करने के लिए तैयार नहीं है? अगर हम लोग पूरे मूड में स्ट्रगल करने के लिए तैयार हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये बिल एक्ट का रूप ना ले। अगर ये बिल एक्ट का रूप लेगा तो संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है बोलने का, अपनी बात को रखने का, उससे सभी लोग वंचित रह जाएंगे, ना सिर्फ जनप्रतिनिधि, मीडिया और जो युवा छात्र आंदोलन कर रहे हैं वो भी। अभी मैं बता दूं इसका मोटा मोटी कारण क्या है इस बिल को लाने का। पूरे प्रदेश में जो युवा आंदोलन कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की सरकार घबराई हुई है और उसको ऐसा लगता है कि सबसे पहले युवाओं के आंदोलन को कुचला जाए। और युवा आंदोलन किस लिए कर रहे हैं ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। जेपीएससी जेएसएससी की त्रुटियों को लेकर युवा मुखरता के साथ आंदोलन कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी बात है कि ये जो कमाई, जैसा मैंने कहा कि जेएसएससी और जेपीएससी को जेएमएम का कोषाध्यक्ष नियुक्त करने की जो साजिश ये सरकार कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं उसको एक बिल की आवश्यकता है, एक ताकत की आवश्यकता, और ये बिल उसको वो ताकत देगा कि उगाही करे बिना रोक टोक। ये अमित जी, अभी कांग्रेस की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की जुड़ी थी फोन लाइन पे, वो बता रही थी कि उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी सेम यही बिल है। उत्तराखंड में तो मैं उत्तर प्रदेश और गुजरात का नहीं हूँ, मैं झारखंड का हूँ और झारखंडी बात करूंगा। झारखंड के परिवेश में जो चीज ठीक होगा उसको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे, ना कि उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर। बंगाल में होता है, चूंकि आप भाजपा के विधायक हैं और वहाँ भाजपा की सरकार है, कुछ और होता है, झारखंड में वो नहीं होता है। तो हम तो झारखंड में, तो झारखंड ये तो तर्क ही नहीं है और इस तर्क का कोई महत्व ही नहीं है, इसका तर्क का कोई स्टैंड ही नहीं है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि वो चीज़ इसमें कहाँ है? इसमें जो आप विषय सूची 11 नंबर के 2 नंबर उपखंड में जो लिखा हुआ है, आप उसी के बारे में बोल रहे हैं कि कुछ भी बोलने पर अरेस्ट कर लिया जाएगा, जैसे कि परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पत्र एवं उत्तर पत्रकों के संबंध में झूठी, भ्रामक एवं मिथ्या सूचना देने, भ्रामक खबर होने में पकड़ लिया जाएगा, बुक कर लिया जाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ। हाँ, बस ये इसी पर आपत्ति है आपकी? नहीं, इस पे आपत्ति नहीं, ये वन ऑफ दी आपत्तिज है जिसमें मुझे आपत्ति है। कई सारी चीजों में आपत्ति है और इसको मैं स्पेसिफिकली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रश्न पत्र में गलतियां टेस्ट सेंटर्स में होती है, ओएमआर शीट में गलतियां होती है, कहीं कहीं सीसीटीवी नहीं चलता है, कहीं कहीं पर्यवेक्षकों से इसलिए भी बक्सक होता है कि 5 मिनट हम लेट से नहीं है, पहले आए हैं, आप हमको एग्जाम देने दीजिए, मेरा एडमिट कार्ड ठीक है, आपको लग रहा है गलत है, मेरा एडमिट कार्ड ठीक। इन सब छोटी छोटी चीजों को ले भी बकझक होती है जो टेस्ट सेंटर में कर्मी रहते हैं। तो क्या उस बकझक को आप एफआईआर के तहत कन्वर्ट करके स्टूडेंट्स को जेल में घुसा दीजिएगा? ये सरकार की मंशा है, या सरकार की मंशा है सिंडिकेट को रोकने के लिए, माफियाओं को रोकने के लिए, ना कि जो छोटे मोटे स्तर पर जो अभ्यर्थी होते हैं जो एग्जाम में जाते हैं देने के लिए और थोड़ी सी जो बकझक हो जाती है परीक्षा कर्मियों के साथ उनको उन पर कार्रवाई करने के लिए सरकार की मंशा क्या है, सरकार को सोचना चाहिए। अब तो ये बिल पास हो गया, आज आगे क्या? चूंकि आप मुखर होकर लगातार इसके खिलाफ बोलते रहे हैं, आगे अब क्या स्टेप रहेगा आपका, आपकी पार्टी का? देखिए, हमारी पार्टी का मैंने पहले भी स्टैंड दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग इस बिल का सदन के अंदर विरोध करेंगे, वॉकआउट हो कुछ हो, इसमें हम लोग निश्चित तौर पर प्रवर समिति में डालने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रेशर बनाएंगे। सरकार के ऊपर हम लोगों ने प्रेशर बनाया, सरकार ने हमारी बातों को नहीं सुना। अब हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि ये सड़क से लेकर सदन तक इसकी आंदोलन को जारी रखें, युवाओं में चेतना जगाएं, युवाओं में जागरूकता फैलाएं कि आखिर इस बिल से आपको क्या भविष्य में दिक्कतें होंगी। और आज सरकार भाजपा की है, जेएमएम की है, इससे हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि जो आंदोलन चलेगा, कभी भी चलेगा, किसी भी समय चलेगा, ये बिल जब तक प्रभावी रहेगा तो आंदोलन को दबाने के लिए बिल लाया गया है और आपकी आवाज को दबाने के लिए बिल लाया गया है। तो संविधान में इस चीज का
कहीं ना कहीं हम लोग मौलिक अधिकार जो होता है वो छीनने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम लोग इसका चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है कि युवाओं के हित में जो होगा उसको लेकर हम लोग प्रमुखता के साथ सरकार को दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग क्या राज्यपाल से इस बिल के बारे में मिलकर उनको अवगत कराएंगे कि भाई आपके पास जब बिल आए तो ये सब क्वायरी कीजिएगा, शिकायत करेंगे? देखिए ये सब चरणबद्ध प्रक्रिया है। अब मान लीजिए कि सदन में हमारी बातों को नहीं सुना गया तो उसके बाद भी और ऊपर के लोग हैं उसमें राज्यपाल भी होते हैं और सबसे बड़ा जो सदन है वो जनता का दरबार है, जनता में जाएंगे, जनता के बीच में रखेंगे। तो ये तो एक प्रक्रिया है जिसके तहत हम लोग चरणबद्ध तरीके से अपनी बातों को रखने का, समझाने का प्रयास करेंगे और जब तक इस पे हम लोगों को सफलता नहीं मिलेगी तब तक संघर्ष करते रहेंगे। शुक्रिया अमित जी, आपने समय दिया, फॉलोअप के इस लाइव का हिस्सा बने। ये अमित मंडल थे जो ये बोल रहे हैं कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है और बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के सबसे बड़ा सदन जो जनता की सदन बता रहे हैं वो वहाँ पे जाकर के लोगों को, खास करके युवाओं को जागरूक करेंगे। अब आखिर में अगर कुछ सवाल है तो हम लोग सवाल लेते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको अंतिम में हम लोग बताएंगे। हाँ, कुछ सवाल ले लें उससे पहले देखिए, जो मैं जिक्र कर रहा हूँ हमेशा, जिसको लेकर सभी लोग आपत्ति जता रहे हैं कि भाई आप बोलिएगा कि गलत है तो उसी समय आप पर मामला दर्ज हो जाएगा और अरेस्ट हो जाएंगे। तो शिल्पी नेहा तिर्की जी बोल रही थी कि भाई जो सही बोलेगा तो उस पर क्यों अरेस्ट होगा। अब सवाल है कि जब तक जांच नहीं होगा, पुलिस जांच नहीं करेगी, तब तक सही और गलत वो कैसे साबित होगा। वही बात है कि सही कौन तय करेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। इसी बात को लेकर आपत्ति है और मुझे लगता है कि ये बात चूंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि बाद में संशोधन कर लिया जाएगा अगर वैसी कोई बात और आएगी तो, और मुझे लगता है कि ये जो आपत्ति है इस पर तो संशोधन होना ही चाहिए और होगा ही। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि कल जो जीएसएससी ने ये 2 पन्ने का जो एक प्रेस नोट जारी किया है, सूचना जारी की है, इसी में सब चीज़ लिखा है। इसी में देखिए इन्होंने लिखा है कि 3/7/2022 को रांची, पूर्वी सिंहभूम और बोकारो जिला में परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुई थी। परीक्षा आयोजन के बाद आयोग के समक्ष कुछ परीक्षार्थियों द्वारा एक आवेदन समर्पित किया गया जिसमें परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र के वायरल किए जाने की सूचना दी गई। अभ्यर्थियों की शिकायत पर पुलिस द्वारा नामकुम थाना में ये कांड दर्ज किया गया तथा बताया गया कि बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम अंतर के तहत जो कंपनी है उस पर पहले से मामला दर्ज है। साथ ही आयोग को सूचित किया गया कि पुलिस अनुसंधान में एक संगठित गिरोह द्वारा व्यापक स्तर पर प्रश्न पत्र लीक किए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब देखिए आयोग द्वारा इस संबंध में जो कंपनी है उससे पूछताछ की गई, जांच की गई, तब पता चला कि मालिक और पूर्व डायरेक्टर जो हैं अरुण कुमार और डायरेक्टर अजीत कुमार के द्वारा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रासंगिक कांड से संबंधित परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोह के सदस्य अभिषेक कुमार से संपर्क में थे वो। और उसके बाद इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई अभ्यर्थी खुलकर सामने आए, परीक्षा के दिन से ही लगातार बोलते रहे, अभ्यर्थी ही वो नंबर दिए जिससे प्रश्न पत्र लीक हो रहा था व्हाट्सएप का, उसी आधार पर पुलिस ने पहले एक शख्स को अरेस्ट किया, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, तब जाकर इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया। तो जो कोई बात बोलेगा नहीं, आवाज़ उठाएगा नहीं सही गलत, तो फिर सरकार को कैसे पता चलेगा? अब मान लीजिए सब कोई चुप हो जाए, मुँह बंद कर ले, तब तो सब चीज़ सही होगा। तब तो ये होगा कि आप मोराबादी मैदान में 100 आदमी को बैठा दीजिए, उसमें से 5 को चुन लीजिए, कोई कुछ बोलेगा नहीं, वो लगेगा कि हाँ नियम कानून से हो रहा है सब कुछ। तो सवाल यही है और यही वजह है कि देखिए कि लगातार कमेंट आ रहा है। ये भारती कुशवाहा हैं जो लगातार इस पर कमेंट कर रही हैं। भारती कुशवाहा जो है जेपीएससी के आंदोलन में बहुत मुखर होकर आंदोलन की थी। ये लिख रही हैं कि थैंक्स गॉड पहले ये विधेयक नहीं था, वरना आज हम सब जेल में होते। तो देखिए एक मैसेज तो जो स्टूडेंट हैं उनमें तो जा ही रहा है। विधेयक बनाने से अच्छा था कि एग्जाम लेने वाले समिति को इतने दुरुस्त कर देना चाहिए कि क्वेश्चन आउट होने का सवाल ही नहीं हो। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आप जैसे कि इस पर, हालांकि इसके लिए नियमावली भी बनेगा अभी, हाँ, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ेंगी। हाँ बिल्कुल। और देखिए कि नीतीश सिंह जो है लगातार वो कमेंट कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि ब्लैकलिस्ट करने से हम युवाओं का गुजरा हुआ साल वापस आ गया क्या? बिल्कुल। देखिए ये वही बोल रहे हैं कि जेई का जो ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, लेकिन जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ,
जो गरीब परिवार का लोग कहीं कहीं सेंटर पे आके एग्जाम दिया, उसका 1 साल 2 साल बीत गया, वो क्या लौट के आ जिनका पाएगा? उम्र नहीं आ समाप्त पाएगा। हो गया, जो नहीं अब दे सकते। हालांकि ऐसे ही काम को रोकने के लिए ये कानून सरकार बना रही है, लेकिन इसमें जो मूलभूत परिवर्तन की जरूरत है वो होना बहुत देखिए जरूरी सनी, है। जब ये विधेयक जब पारित हो रहा था सदन के अंदर, तो मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वो जिस तरीके से एक्ट कर रहे थे वो मैं काफ़ी देख रहा था गौर से, और मुझे ये लगा कि वो बहुत ही अड़े हुए हैं इसको लेकर के। जैसा कि डुमरी में जब उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई मैं ऐसा एक कानून लाने जा रहा हूँ, कठोर कानून जिसमें 10 साल तक की सज़ा होगी। आप देखिए कि इतने सारे संशोधन आए, बीजेपी के विधायक जो लगातार सदन के अंदर जो है प्रदर्शन और विरोध कर रहे थे, चर्चा में भाग नहीं ले रहे थे। आज बीजेपी के विधायक सबसे दूसरी पाली के बाद जब ये शुरू हुआ, विधेयक जब सदन में रखा गया, तो चर्चा में वो लोग शामिल भी हो रहे थे, और इन लोगों को ये उम्मीद थी कि ये प्रवर समिति में भेज दिया जाएगा। 6 लोगों ने संशोधन डाला था। तो मुख्यमंत्री के पास जब एक सुझाव गया, प्रदीप यादव ने दिया कि ये जो 3 साल की सज़ा है उसको 1 वर्ष कर दिया जाए, और 7 साल की जो सज़ा है पहली दफ़ा और दूसरी दफ़ा में जो प्रावधान है इसमें, उसको 7 साल की जगह 3 साल कर दिया जाए। तो सीएम ने इसको तो एक्सेप्ट किया, लेकिन लगातार जब लोग इसकी मांग कर रहे थे कि ये जो बगैर जांच की गिरफ्तारी, सीधी गिरफ्तारी हो जाए, उस पर मुख्यमंत्री ने जो है एकदम एक तरीके से कहें तो जिद की तरह जो है वो अड़े हुए थे कि इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और उसके पीछे की वजह क्या वो बता रहे थे, उन्होंने कहा कि बार बार इस तरीके से अगर ऐसी चीजें होंगी। उनकी पूरी बात सदन में जो बोले हम भी सुने। कुल मिला के मुख्यमंत्री ये दिखाना चाह रहे थे कि हम बहुत सीरियस हैं, हाँ। और अभी जितनी वैकेंसी निकली है उसे किसी भी सूरत में हम लेना चाह रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि कभी नौकरी मिला नहीं। वो सुभाष मुंडा हत्याकांड का हवाला देते हुए कह रहे थे कि अभी ज़्यादातर जो जाने हैं वो ज़मीन में के मामले में जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि युवा को नौकरी नहीं मिला है तो ज़मीन का काम कर रहा है। वो बोल रहे हैं पिछली सरकार में नौकरी नहीं मिली, जबकि हेमंत सोरेन की सरकार के अभी जितने साल बीत गए, ये जितनी नौकरी दी है इससे अधिक नौकरी तो रघुवर दास की सरकार में मिली युवाओं को। बिल्कुल। तो अब वो तुलनात्मक कर रहे हैं। तो ऐसा है कि अब आंकड़ा तो ये डिजिटल का जमाना है, वो तो सामने है, सब कोई गिन सकता है कि कितनी नौकरियां कौन दिया। इस बात पे जोर दे रहे हैं कि 26,000 वैकेंसीज जो है अब तक झारखंड गठन के बाद नहीं हुआ इतने बड़े स्तर पे एक साथ। वो निकला है अभी वैकेंसी शिक्षकों की। तो देखिए अभी तो आगे बहुत कुछ होना है। अभी देखिए उसमें भी आंकड़ों का खेल है एक तरीके से, उसमें भी आधा रिजर्व है पारा टीचर, उसमें भी अभी तो लड़ाई चल ही रही है ना कि टेट को शामिल कीजिए, सीटेट को शामिल कीजिए। तो ये तो देखिए जो बात है, एक तो है कि बहुत बड़ा गैप तो हो ही गया कि जितनी नियुक्तियां निकलनी चाहिए, वैकेंसियां निकलनी चाहिए, उतनी निकली नहीं झारखंड में, और यही वजह है कि अभी ये स्थिति आ गई है। तो अब है कि कैसे इसे जल्दी जल्दी सल्टाना है। और हालांकि सरकार ये सोच रही है कि हम अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी दें, और यही वजह है कि ऐसे कानून बनाने की कोशिश कर रही है कि भाई इसमें कोई हस्तक्षेप ना हो। लेकिन ये भी सरकार को देखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में कोई निर्दोष जो है वो जेल चला जाए और गलत हो जाए, और गलत हो और कोई बोल भी ना पाए। लेकिन आप जो बोल रहे हैं इसका ठीक उलट, हालांकि नैसर्गिक न्याय यही बोलता है कि भले ही सैकड़ों लोग छूट जाएं, हजारों लोग जो दोषी हैं वो छूट जाएं, लेकिन कोई एक निर्दोष नहीं फंसे। मुख्यमंत्री सदन में क्या बोल रहे थे, इसके ठीक विपरीत मैं भी बहुत अचंभित हो गया जब वो बोल रहे थे। वो बोल रहे थे कि ये जो किसी एक के चक्कर में लाखों क्यों सफ़र करे। अगर कोई एजेंसी या छात्र अगर इस तरीके का काम करता है तो उसके भीतर डर होनी चाहिए कि वो सीधी गिरफ्तारी हो सकती है, चाहे वो कोचिंग संचालक हो या फिर एजेंसी के लोग हों या फिर भले ही कोई छात्र ही क्यों ना हो। इसके लिए वो आगे बोलते हैं कि किसी एक के चक्कर में लाखों को क्यों सफ़र करना पड़े, कोई 1, 2, 4 या 5 गिरफ्तार होगा। ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा क्लास या पूरा का पूरा सेंटर गिरफ्तार हो जाएगा या फिर इस टाइप की चीज़ें हो जाएंगी। तो मुख्यमंत्री इस तरीके से भी वो बोल रहे थे, और इन बातों से वो जता रहे थे कि भाई ठीक है, थोड़ी बहुत त्रुटि हो सकती है इस पूरे विधेयक में, जैसा कि उन्होंने आगे जिक्र भी किया कि बाद में हम लेकर के अगर जरूरत पड़ेगा तो आ जाएंगे। मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं उसमें गलत करने वाला कहाँ अरेस्ट होगा, उसमें तो वो अरेस्ट हो जाएगा जो बोलेगा। अगर मान लीजिए परीक्षा हम दे रहे हैं, हमको पता चला कि भाई सुबह से ही व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पेपर आ रहा है, अगर हम बोले तो पहले तो हम ही अरेस्ट हो जाएंगे ना।
जो जो क्वेश्चन वायरल कर रहा है वो कैसे अरेस्ट? यहाँ पे सनी, ये जो मिथ्या प्रचार, हाँ। भ्रामक खबरों की बात है। अगर आपके मिथ्या जांच आपके से मोबाइल पे व्हाट्सएप पेपर आता है, तो आप अगर लिखते हैं सोशल मीडिया पे, इसको ऐसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अगर सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि देखिए व्हाट्सएप पे जो है आज जो एग्ज़ाम 10 बजे से होने वाला था वो 9:50 पे ही मेरे पास आ गया कॉपी, अगर उसका सबूत है तो फिर आपके ऊपर क्यों एफआईआर होगा? अगर वो मैच कर जाता है, अगर आप फिर उसको आप जब दिखाएंगे संबंधित जो भी पदाधिकारी होंगे, अधिकारी होंगे, प्रशासनिक अधिकारी होंगे, तब तो फिर एफआईआर की बातें नहीं है। वहाँ पे तो मिथ्या और भ्रम। देखिए क्या है कि आप प्रैक्टिकली इसको फील नहीं किए हैं। जेईई की परीक्षा में मैंने आंखों से देखा है। ये जो हम बोल रहे हैं कि व्हाट्सएप वो वायरल हुआ था, हजारीबाग के कई स्टूडेंट जो है वो स्क्रीनशॉट लेके जेएसएससी के दरवाजे पर खड़ा होकर 10 दिन तक आंदोलन किए। उनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। कौन सुनेगा? मुख्यमंत्री सुनेंगे कि भाई क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहा है, या फिर कौन थाना में एफआईआर दर्ज होगा बताइए तो? फिर जेएसएससी के हस्तक्षेप के बाद नामकुम थाने में एफआईआर दर्ज हुआ कई दिनों के आंदोलन करने के बाद। तो सवाल है कि भाई गलत को गलत अगर बोले तो उसको कौन स्वीकारेगा? पांडे जी से सवाल है, आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? अभी जो मैं और सनी बात कर रहा था, बात वही है, मुख्यमंत्री या पूरी सरकार अपनी मंशा बता रही है, विपक्ष इसमें लिखे गए कॉलम को बता रहा है। दोनों में अंतर है। जो मुख्यमंत्री की इच्छा है, चाहत है, वही विपक्ष की भी इच्छा है, चाहत है कि एक ऐसा कड़ा कानून बने कि कोई हिम्मत ना कर पाए भाई अनफेयर मीन्स का एग्जाम में, चाहे वो एग्जाम लेने वाला एजेंसी हो या छात्र, उसमें तो किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन जिन विधायकों ने आपत्ति जाहिर की वो कह रहे हैं कि इसमें ऐसे कई टर्म और क्लाउजेज हैं जिसका दुरुपयोग हो सकता है आवाज बंद करने के लिए। इस बात पे भी मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए। अब क्या हुआ, आज तक की कहानी का द एंड हो गया, विधानसभा से पास हो गया। अब ये राजभवन में जाएगा। राजभवन जैसा मुझे ज्ञात है, संभवतः मैं 100% सही नहीं हूँ, बीजेपी ने राजभवन से समय भी मांगा है और जो जानकारी आ रही है कि कल सुबह 10 बजे तक का शायद समय निर्धारित किया गया है कि आप लोग मिल सकते हैं। अगर ये मतलब जानकारी मेरी सही है तो वो लोग राज्यपाल को अपना कुछ फीडबैक देंगे। अब जब वो बिल जाएगा तो राज्यपाल क्वेरी करेंगे। 2-3 चीज़ है, आप जब गूगल सर्च भी करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल के कई सालों में ये बयान दिया है और कई निर्देश दिए हैं कि कोई भी मामला जब तक एकदम हीनियस क्राइम नहीं माना जाएगा एट वंस गिरफ्तारी का मत सोचिए, पहले जांच कर लिए। इसका जिक्र लंबोदर महतो ने भी किया और बोला बकायदा कि थानों को जो है उसमें ये निर्देश दिया गया कि आप 41A के तहत जो है पहले तो जिसमें एफआईआर होता है उसको नोटिस देके बुलाइए और समझिए उस चीज को। लेकिन वहां वो बोल रहे थे कि इसका वायलेशन होगा, इसका जिक्र उन्होंने किया। हाँ। लेकिन सुना नहीं गया ना। हाँ, लेकिन राज्यपाल सुनेंगे क्योंकि वो याचक की भूमिका में नहीं होंगे, वहाँ सरकार याचक की भूमिका में होगी, वो सवाल करने वाले होंगे। और वो राज्यपाल जब फिर से क्वेरी करके वापस कर देंगे विधेयक को तो फिर एक राजनीति शुरू होगी, सत्ता पक्ष। तो आप ये बोल रहे हैं पांडे जी, और बड़ी बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप जो लंबोदर महतो ने भी जिसका जिक्र किया सदन के अंदर कि 41A के तहत आपको पहले नोटिस देना, अगर एफआईआर होता भी है तो विनोद सिंह ने भी कहा कि ठीक है आप एफआईआर कर लीजिए, लेकिन बगैर जांच का। अगर उन्होंने जब ये बार बार जब विनोद सिंह खड़ा होकर के बोल रहे थे और मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर साहब जब अपना पक्ष रख रहे थे और आलमगीर साहब भी ये बोल रहे थे कि इसका तो मूल भावना में ही है, फिर तो डर ही खत्म हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के एक डर पैदा करने की कोशिश जो है सरकार की है। तो इसको लेकर के तो अगर राज्यपाल चाहें तो फिर इस पे बहुत सारी चीजें बदलाव नहीं। एक डर तो सरकार ने स्वयं खत्म कर दिया, जो सजा का घटा दिया तो वो अब अवेलेबल सेक्शन में आ गया। आप इस बात को समझिए, पहले जो छात्र पकड़ाते वो जेल जाते उनको बेल नहीं होता, अब क्या है कि थाने से भी बेल हो सकता है। छात्र को पकड़ सकते हैं पुलिस वाले, उनको कोई जरूरत नहीं है एफआईआर का, या एफआईआर करके भी। पर वो अगर मान लीजिए सेलेक्टिव होके किसी छात्र को थाने से बेल दे देंगे या जेल भेज देंगे तो वहां पे बेल की गुंजाइश है, क्योंकि ये अवेलेबल सेक्शन में आ गया। अगर 1 साल जैसे ही होता है वो अवेलेबल सेक्शन, तो वहां पे उनको तत्कालिक राहत 2-3 दिनों में संभवतः मिल जाएगी कि भाई यहाँ पुलिस ने पकड़ा, कोर्ट ने छोड़ा।
लेकिन अगर पहले की तरह अगर प्रदीप जी ये सुझाव नहीं देते, सरकार इसको नहीं मानती, तब तो बेल भी नहीं होता, तब तो कई महीने लग जाते छात्रों को। दूसरी बात यही कहा जा रहा है कि वो जो सब कॉलम 2 है उसका डेफिनेशन चाहती है कि क्या है। अब सरकार का मानना है कि आंदोलन क्यों होगा, वो तो मान रहे कि गड़बड़ी हो रही है एजेंसी से, सरकार के पास एक आंदोलन, हाँ, इसलिए छात्र आंदोलन कर रहे हैं। अब छात्रों का मानना है कि नहीं, एजेंसी गड़बड़ी हो रही है, हम जब बोलते हैं तो तुरंत उस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो ये भी आंदोलन माना जाएगा कि उसके खिलाफ है। इसलिए तो मंशा पर सरकार के सवाल नहीं है, उसमें जो लिखे गए हैं शब्द और उसकी व्याख्या। कुछ एक उदाहरण देते हैं, कई हमारे दर्शक उससे सहमत भी होंगे, कई असहमत भी होंगे। अभी देश में कई सीआरपीसी और आईपीसी की ऐसी कानून हैं जिनका कई बार कई अदालतों में चर्चा हो गया है कि इस कानून का अब ज़्यादातर दुरुपयोग देखने को मिल रहा है। तो उस पे भी अब जब भी सरकार की निगाह खुलेगी या उस तरीके, इन्हीं सब चीजों के आधार पे तो सुप्रीम कोर्ट का वो निर्देश है, हाँ, कि आप पहले 41A के तहत नोटिस दीजिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई जेन्युइन आदमी है जिसको क्रिमिनल जिसका बैकग्राउंड नहीं है, आजकल क्या हो रहा है कि थाना तुरंत FIR करता है और तुरंत उसको उठा ले रहा है। तो इन सब चीजों को ही आधार मान करके तो लंबोदर महतो भी जिक्र कर रहे थे सदन तो के अंदर। अब ये जब राज्यपाल महोदय के पास जाएगा, राजभवन क्वेरी करेगा, फिर वापस कर सकता है। अगर उनकी क्वेरी से मतलब संतुष्ट नहीं हुआ, या उन राजभवन भी अपनी तरफ से जो कहते हैं विधि जो राय लेगा, अगर वो राजभवन संतुष्ट नहीं होगा, राजभवन भी वही सोचेगा जैसे ये आधा दर्जन विधायक सोच रहे हैं, तो क्वेरी होगा तो वापस होगा। तो फिर उस समय भले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष की अपनी राजनीति चलेगी, जैसे दूसरे विधेयक लौटे उसको लेकर। लेकिन एक बात सरकार को स्पष्ट तौर पे ये है कि ना ही सत्ता पक्ष, ना ही विपक्ष, ना ही विद्यार्थी, कोई भी सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठा रहे हैं इस कानून को लेकर। तो आखिर में सिर्फ एक ही सवाल अब है पांडे जी, जो अमित मंडल का सवाल है कि क्या ये जो आंदोलन हो रहा है, चाहे वो भाषा के नाम पर हो या फिर नियमावली में त्रुटियों के नाम पे हो, क्या इन आंदोलनों को दबाने के लिए जल्दबाजी में ये सरकार विधेयक लेकर के आई और इसको पारित कराया गया? नहीं, क्योंकि सरकार को पता है सिर्फ विधेयक विधानसभा से पास होने से कानून नहीं बन जाएगा, उसकी एक लंबी प्रक्रिया है। और अगर नहीं, अब तो प्रक्रिया सिर्फ राज्यपाल का अगर सहमति मिल गया तो हो गया। नहीं, कोई भी कानून संविधान की मूल अवधारणा के विपरीत बनेगा तो दैट कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट, वो भी एक है। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि सरकार को ये पता है, और वो चूंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि कोषाध्यक्ष हो गया है JPSC और JSSC। सरकार कोषाध्यक्ष क्यों बनाएगी? अब वो कह रहे कि हम भाई इसको बंदर बाट करेंगे तो कोई हल्ला गुल्ला ना करे। अगर सरकार की वैसी मंशा रहेगी तो विपक्ष नहीं रोक पाएगा। आंदोलन कईयों को देखा गया, कई सालों के बाद जाकर न्याय मिलता है, और तब तक कई कहानी। आज तक जितने भी अदालत में मामले गए हैं नियुक्ति से संबंधित, वो भ्रष्टाचार को लेकर कम ही गए हैं। आप वो पॉलिसी मैटर को ले गए हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर गए हैं, सरकार के नियम के खिलाफ गए हैं, ये सारी चीज़ों को लेकर गए। भ्रष्टाचार विषय को लेकर वैसा कभी नहीं गया। JPSC के मुद्दे को छोड़ दे, वो भी इस वजह से कि JPSC में शुरू में कोई माना ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है गड़बड़ी। ठीक है, तो कोई सवाल अगर है सनी तो आप पूछिए। सवाल तो कई लोग लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भारती कुशवाहा लिख रही हैं कि पांडे जी, इनकी मंशा साफ है कि इन्हें जॉब नहीं देना है बल्कि ऐसे घटिया विधेयक लाकर टाइम पास करना है। महेश महतो जी लिख रहे हैं कि बिना तैयारी के सरकार अखाड़े में उतर जाती है और बाद में मुंह की खानी पड़ती है। यही हाल इसका भी होगा। एक तो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने में भोले वाले झारखंडी डरते हैं, अब गलत के खिलाफ आवाज़ कौन उठाएगा? बिना जांच के गिरफ्तारी हो जाएगी, आवाज़ बंद। जयराम, मनोज, संजय, मोतीलाल, देवेंद्र, ये सभी बोल रहे हैं कि ये सब जेल में चले जाएंगे। दीपक दुबे लिख रहे हैं कि छात्र हित में जहां गलत होगा आंदोलन तो जारी रहेगा, मुख्यमंत्री जी चाहें जेल भेजें या फिर कड़ी पार करें। जोहार। फिर सत्यप्रकाश सिन्हा जी लिख रहे हैं कि अब झारखंड में JPSC JSSC नहीं JMM SC चलेगा।
मतलब ये जेएमएम अमित मंडल जो बोल रहे हैं। अच्छा कमीशन वो बता रहे हैं। तो इसी टाइप से लगातार लोग कमेंट कर रहे हैं। एक्चुअली आप सवाल कम और अपनी प्रतिक्रिया ज़्यादा दे रहे हैं इस पर कि जे एसएससी एग्ज़ाम कौन एजेंसी ले रहा है। अभी कल ही एजेंसी का कोई एक ब्लैक लिस्टेड किया गया है। तो इसी तरह कई लोगों की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। अब कुणाल प्रताप सिंह लिख रहे हैं कि तकरीबन साल भर पहले जेएसएससी जेईई की परीक्षा हुई थी, तब करीब 1 महीने तक छात्र का आंदोलन और सोशल मीडिया इसका तो आपने जिक्र भी किया। अपनी अपनी बातों को रखा। सरकार ने नहीं माना। उस समय छात्र को बीजेपी का एजेंट बताया जाता था। छात्र का आंदोलन हुआ और इंक्वायरी हुई और पेपर लीक सही पाया गया। मेरा सवाल सत्ता पक्ष से द फॉलोअप के माध्यम से है कि अगर ये कानून उस समय होता तो क्या सरकार कुछ ही दिनों के अंदर छात्र को जेल में नहीं डाल देती? क्या छात्र इस कानून के बाद महीनों तक अपनी आवाज़ उठाते और आंदोलन करते? पांडे जी से ये सवाल, और यही मेन सवाल यही है। ये जो कुणाल का जो कहना है, इसी बात का जिक्र तो अमित मंडल ने किया सदन में, और अभी फॉलोअप के लाइव में भी जब अमित मंडल जुड़े हुए थे तो इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। चाहे जेपीएससी का मसला हो, जेएसएससी का, वो तो उदाहरण के तौर पे बता रहे थे कि अगर ये जो कानून आज जो विधानसभा से पारित हुआ विधेयक, अगर उस समय ये कानून का रूप में रहता तब तो छात्रों को जेल जाना पड़ता। अब बिल्कुल देखिए, और यही मुझे लगता है कि वो जो एक पॉइंट लगातार हम लोग बार बार बोल रहे हैं, 12 नंबर का जो 2 उपखंड है, दूसरा नंबर 11 का, और उसमें जो चीज़ें लिखी है कि भाई गलत अगर जो प्रचार करेगा, तो सवाल है कि गलत और सही क्या है। और मुझे लगता है कि जब जब सरकार जो है जो स्टूडेंट हैं वो बोले हैं और वो सही साबित हुआ है, चाहे वो जेपीएससी के एग्ज़ाम हो या फिर जेएसएससी के एग्ज़ाम हो, कई बार सही हुए आप बदले और कई बार हठपूर्ण जो है आप उसे आगे बढ़ा दिए, यही हुआ है। नहीं, सिर्फ वो विषय नहीं, वो तो आम दर्शक भी समझ गए। मैं जो बोल रहा हूँ वो भी आप समझिए। कई जगह ये खबर आती है जिस दिन एग्ज़ाम होता है कि 10 मिनट पहले एग्जामिनेशन सेंटर बंद कर दिया, गार्जियन हल्ला करते हैं। कई जगह वो बात होती है, आती है, जाती है। कई जगह एडमिट कार्ड मिला था, फोटो नहीं लाया, उसको फेंक दिया। तो इसको लेकर होता है। लेकिन अगर उस दौरान जो भी कंडक्ट करने वाले कोई भी कर्मचारी अगर वो पुलिस से शिकायत करेंगे सिर्फ ये कि ये लड़का परेशान कर रहा है, तो वो इस कानून के तहत वो गिरफ्तार हो सकते हैं। इस बात का जिक्र विनोद सिंह ने भी किया था सदन में। और अभी शिल्पी नेहा है छूट इतनी कि उनकी मनसा जांचा जाएगा। पांडे जी, और छात्रों का इस नहीं। बात का जवाब जो है शिल्पी नेहा तिर्की भी दे रही थी कि कई जगहों पे ये भी देखा जाता है कि कुछ दबंग टाइप का लोग जो है आकर तो आप दोनों मानिए ना, आप एक को क्यों छूट दे रहे हैं? ये बात सही है कि अगर कह रहे कि दबंग है तो पुलिस वाले क्या कर रहे थे? फिर से हम लोग उस पे बातचीत करना पड़ेगा। नहीं, जिस कॉलेज की वो घटना बता रही थी कि एक प्रतिनिधि एग्जाम दे रहा था, तो क्या वहां पे पुलिस नहीं थी? क्या वहां पे जो एग्जाम कंडक्ट कर रहे थे उन्होंने पुलिस को सूचना नहीं दी? आप जो बोल रहे हैं तब फिर वही नैसर्गिक न्याय का जो मैं जिक्र कर रहा था कि जो एक व्यवस्था है कि भाई हजारों छूट जाएं लेकिन एक जो है निर्दोष नहीं पकड़ा जाए। लेकिन जब इसके उलट खुद मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि अगर 4-5 पकड़ाता भी है और बाकी लोग छूट जाता है, बाकी लोग का भला हो जाता है, तो क्या दिक्कत है? तो फिलहाल बातचीत तो होते रहेगी। ये जो विधेयक है इसको लेकर के आप लोग भी पढ़िए, और चूंकि कन्फ्यूजन भी है और सरकार दृढ़तापूर्वक इसके साथ खड़ी है। हालांकि मुख्यमंत्री ये भी बोल रहे हैं कि अगर इसमें कुछ बदलने लायक है इसके पक्ष में तो कड़ाई से परीक्षा नहीं, बिल्कुल हम लोग तो हैं ही। मुझे नहीं लगता है कि कोई इसका विरोध करेगा कि कोई भी परीक्षा में कदाचार हो या फिर कोई लोग जो है कोई एजेंसी की कंफर्मेशन भी आ गई। कल 10 बजे जा रहे हैं एक बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल राजभवन जाएगा और महामहिम राजपुल से मिलेगा। इसी विषय को लेकर बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में पार्टी विधायक दल का एक प्रतिनिधि मंडल कल 4 अगस्त को 10 बजे राजभवन। तो सदन से विधेयक पारित हो गया है और इसके बाद जो है सत्र शुरू होने से पहले कल आखिरी दिन है मानसून सत्र का, उसके पहले बीजेपी बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में राजभवन जाएगी और वहाँ पे जो त्रुटियां बीजेपी के नज़रों में है इस विधेयक से संबंधित, उसको लेकर राज्यपाल से अवगत भी कराएगी। तो फिलहाल इस लाइव में इतना ही। शुक्रिया।